हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। टारगेट में क्या है? यूजीसी नेट है जून का, और टारगेट में है अदर पीजीटी के एग्जाम्स, और साथ-साथ अगर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट आयोग से, जैसे आरपीएससी का एग्जाम हो गया, है ना, यूपी में बोर्ड बनेगा तो उसके एग्जामिनेशन होंगे, तो जिस मर्जी की एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें इकोनॉमिक्स यूज होता है, तो यहाँ से तो टॉपिक आना स्वाभाविक है। हाँ जी, टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट बजट। हर साल हम लोग बनाते हैं गवर्नमेंट बजट, और एक जो पायलटेड सर्वे होता है इकोनॉमिक सर्वे, उस पर बनाते हैं ना। लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया, क्योंकि ये बजट जो है इंतरिम बजट है। मतलब इंतरिम बजट कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन से पहले जो एक बजट होता है उसको बोलते हैं इंतरिम बजट, शॉर्ट बजट। ठीक। तो इस बजट में जितनी भी सारी चीजें हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली हमने मेंशन किया है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें हैं तो ध्यान में रखनी है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट देख लीजिए आप, यहाँ से जनरली क्वेश्चन आपको पूरे साल भर देखने को मिलेंगे, है ना। तो टॉपिक एक छोटा सा है और पूरे साल आपके काम आएगा। चलिए, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो बैच 1 हमारा चल रहा है, पेपर 1 एंड पेपर 2, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 अगर ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बैच और है हमारा जो रनिंग में है अभी, वो है हमारा उड़ीसा का पीएससी का, पीजीटी इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स विलिंग है। चलिए, अब चलते हैं आगे और बेसिक डिस्कस करते हैं। ये बजट को एनालिसिस करते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसी के साथ और हमें पता होना चाहिए कि इस बार बजट में क्या आया, सडनली किसी ने पूछ दिया कि अरे यार, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है आप, हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं या इकोनॉमिक्स के टीचर है, क्या बजट में नया है? तो हमें इतना कुछ पता होना चाहिए कि बजट में ये चीजें नहीं है, ताकि हम लोग आर्ग्यूमेंट, अगर आर्ग्यूमेंट कह लो या फिर जो डिस्कशन है ना, उसको हम लोग जीत पाए। डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट नहीं। ठीक, ताकि हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बजट में क्या कुछ है। ठीक। जितनी भी चीजें इसमें आप करोगे, आई होप कि इसमें के बाद आपको कोई इसमें से कोई क्वेरी नहीं रहेगी, सभी चीजें इसमें इंक्लूड है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका हिस्ट्री, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड आ जाता है क्वेश्चन। हालांकि इस टाइप के फैक्ट बेस्ड यूजीसी में तो नहीं आते, लेकिन किस में आ जाते हैं? हमारे पास पीजीटी के एग्जाम्स में आ जाते हैं, लेकिन हाँ, करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो, आर्टिकल कौन सा है? बजट, यूनियन बजट से आर्टिकल है आर्टिकल 112। उसके बाद है इंडिया फर्स्ट एवर बजट प्रेजेंट कब हुआ था? अप्रैल 7 1860। 1860 को ही इनकम टैक्स एक्ट भी आया था, जब क्रोनोलॉजी आती है ना, इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये आ जाता है 1860 वाला। जो 1961 है इनकम टैक्स एक्ट, वो नहीं आता। सबसे पहले ये आता है क्रोनोलॉजी, यहाँ से यूजीसी में भी पीजीटी में बन चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। अगर आएगा कि जो आपका इनकम टैक्स है वो इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो यही महाराज थे, है ना, जेम्स विल्सन ने, इन्होंने ही किया था। आगे देखो, आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आ जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस 26 ऑफ नवंबर 1947 को आर के शनमुखम शेट्टी ने बजट पब्लिश किया था। और मुझे पता है, ये बात आपको पता है, क्योंकि हर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, बेसिक चीज है ये, आप लोग पहले ही इसको कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोरारजी देसाई एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, पहले फाइनेंस थे, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बने 2 साल के लिए। अब ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम, ठीक, बजट पब्लिश किया 62 से 1969 तक। 10 टाइम बजट पब्लिश किया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पी चिदम्बरम, 9 टाइम, प्रणब मुखर्जी 8 टाइम, और उसके बाद जो करंट है अभी, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी, उनका ये है 6th बजट। चलिए आगे देखते हैं। ड्यू टू कोविड-19 जो बजट था वो अब फर्स्ट फॉर इंडिपेंडेंस डिजिटल बजट बना। कौन सा? 2021-22 वाला। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ऐड किए हैं। बाकी कुछ नया उसमें नहीं है, जो पिछले चल रहा था वही। अब देखिए नया क्या है। ठीक है, यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है और बहुत सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी, वो देखिएगा। हम लोग ज्यादा डिटेल में तो नहीं करेंगे, जो पॉइंट पॉइंट है उसको कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 1, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन का ये कौन सा कंसिक्यूटिव बजट है? ये एग्जाम प्रीवियस ईयर में आ चुका है पीजीटी लेवल पे। ठीक है, तो पीजीटी लेवल पे एनवीएस में भी आया था ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। पीएम अनाउंस्ड ऑन 1 फरवरी। अब उसका ये मेन टारगेट देख लीजिए, या फिर जो मेन टारगेट है वो तो देखना ही है आपको। मेन देख लीजिए कि इसका स्लोगन या फिर जो थीम क्या है। इसका मेन थीम है इस बजट का, विकसित भारत बजट 2024। हाँ जी, विकसित भारत बजट, ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है और आ सकता है। एक बात पहले ही ध्यान दो, जितना भी सीबीटी बेस्ड एग्जाम से, चाहे यूजीसी नेट है कोई और है, अब ना डायरेक्ट क्वेश्चन कम हो गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड हो गए हैं। इसलिए भी अगर कोई कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में
अगर कुछ हैकिंग सिस्टम होता है तो वो हैकर भी सॉल्व ना कर पाए इतनी जल्दी, कि जो टाइम ड्यूरेशन है ना उसमें हैकर भी सॉल्व ना कर पाए। इसलिए अब जो सीपीटी बेस्ड एग्जाम है इनका पैटर्न ही चेंज कर दिया, ताकि इतना टाइम लगे कि जो हैकर्स है जिसने हैक किया हुआ है, एक्चुअल में होता क्या है, वहाँ इंडिविजुअल दूसरा बैठा होता है, अंदर कोई हैक करके सिस्टम आजकल आता है ना स्क्रीन शेयरिंग का बहुत सारा कुछ, ठीक, अंदर कोई और सॉल्व कर रहा होता है। तो पेपर ऐसा बनाए कि अंदर जो बैठा हुआ हैकर वो भी सॉल्व ना कर पाए, ठीक। तो ये मेन चीज, ये टारगेट रहता है। यूजीसी ने तो अब स्टैंडर्ड अपना बढ़ा दिया है। चलिए, तो मेन क्या रहा है टारगेट? विकसित भारत। नेक्स्ट, अब ये मंत्र क्या है वो देख लीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके साथ साथ सबका प्रयास, ठीक है, ये भी है। और ये जो बजट था ये इंतरिम बजट था। यूनियन जो आपका इलेक्शन है ना, इलेक्शन से पहले जो बजट आता है शॉर्ट पीरियड के लिए, वो होता है इंतरिम बजट। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको एग्जाम में, क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे अपकमिंग एग्जाम्स में, ठीक है, ये बात माइंड में बना के लेके चलिए। आगे और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइवेट डेफिसिट, कहाँ से पूछेगा? यहीं से ही पूछेगा, ठीक। आगे देखिए, चलिए सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो ज्यादा इन्होंने अपलिफ्टमेंट पे बात की, गरीब, महिलाएं, यूथ और अन्नदाता, ये चारों के बारे में बात की। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि किन किन के बारे में बात हुई और किस किस के बारे में बात नहीं हुई, ठीक है, ये चार चीजें मेन है, ठीक है, गरीब, महिलाएं, यूथ और अन्नदाता। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। चलिए आगे, टोटल 18 पॉइंट्स हैं बजट में जो आपको और हमें सीखने हैं, ठीक। नंबर 1 पॉइंट देखिए, नंबर 1 पॉइंट है गरीब कल्याण और देश का कल्याण। जो जो पॉइंट है ना उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। नंबर 1 है गवर्नमेंट असिस्टेड 25 करोड़। अब गवर्नमेंट की जो भलाई होती है उसी को एग्जाम में पूछता है, क्योंकि यूजीसी कह लो या डिपार्टमेंट जितने भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सब क्या है, से अपनी अपनी तारीफ करेंगे, ठीक। गवर्नमेंट, सो 25 करोड़ पीपल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी में से बाहर आए हैं, कह रहे 10 साल में, ठीक है, 25 करोड़। नेक्स्ट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है 34 लाख करोड़ यूजिंग पीएम जनधन। टोटल जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कितना यूज किया? 35 लाख करोड़ रुपीज जनधन अकाउंट के थ्रू, है ना। और इसमें सेविंग देखो कितना हुआ, 2.7 लाख करोड़ रुपीज सेविंग हुई गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि प्रोवाइडेड, स्वनिधि एक स्कीम थी ना, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। सो क्रेडिट असिस्टेंट टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स इसमें कवर हुए। 2.3 लाख रिसीव्ड क्रेडिट फॉर थर्ड टाइम, ठीक है। हालांकि थर्ड टाइम या फिर कितना, ये क्वेश्चन हो सकता है कि बन जाए। तो इस बार जितने भी चीजें ये पॉइंट टू पॉइंट है, ये आप ध्यान में लेके चलिएगा। चलिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अब क्वेश्चन आ सकता है पीएम जन मन योजना इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो ये स्पेशली रिलेटेड है डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स, जिसको हम बोलते हैं पीवीटीजी, ठीक है, इस ग्रुप के लिए है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है जनमन किसके अपलिफ्टमेंट के लिए है, ठीक। नेक्स्ट, आगे देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना, अब ये प्रोवाइड क्या करेगा? एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिशंस, ठीक, एंड क्राफ्ट्स एंगेज्ड इन 18 ट्रेड्स। तो डिफरेंट डिफरेंट ये जितनी भी बातें हैं, ये बातें ऐसी हैं जो है तो बेसिक है, लेकिन एग्जाम में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है हमें। तो एक या दो क्वेश्चन बजट से आने स्वाभाविक है, तो उनको अच्छे से एनालिसिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेलफेयर फॉर अन्नदाता, बहुत इजी सा, सिर्फ ये देखिए इसमें कि पीएम किसान सम्मान, हालांकि ये अन्नदाता मतलब फार्मर से ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें प्रोवाइडेड असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना? 11.8 करोड़ रुपीस, 11.8 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, किसके तहत? पीएम किसान सम्मान योजना के तहत। तो क्वेश्चन बनना स्वाभाविक सा है, यहाँ से बन सकता है कि इस स्कीम के अंतर्गत कितने फार्मर्स कवर हुए, ठीक। नेक्स्ट, अंडर पीएम फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस इज गिवन टू 4 करोड़ फार्मर्स। हाँ जी, क्रॉप इंश्योरेंस कितने फार्मर्स को मिला? 4 करोड़। और वही किसान सम्मान योजना वाली जो निधि थी, ये कितने लोगों को, कितने फार्मर्स को मिला? 11.8 करोड़। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको हम बोलते हैं ई नम, ठीक है। ई नम में कितनी मंडी इंटीग्रेटेड? 13, मतलब 1361 मंडीज कवर होगी, एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 1.8 करोड़ फार्मर्स, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ 3 लाख करोड़ टोटल। तो ई नम का कॉन्सेप्ट तो पहले भी था, है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है मोमेंटम्स फॉर नारी शक्ति। अब नारी शक्ति में भी कुछ, इसमें ये डाटा इंपॉर्टेंट है, नारी शक्ति से रिलेटेड है। तो इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला जो एनरोलमेंट रेशियो हम बता रहे हैं। सो 30 करोड़ मुद्रा लोन्स गिवन टू वुमेन एंटरप्राइजेस, मुद्रा लोन
वुमेन को कितना अलोकेट, 30 करोड़। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट आईएमपी करके रखिएगा, फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन कितना है, 28। ये पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फीमेल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में कितना हो गया, 28%। नाउ इन स्टेम कोर्सेज, स्टेम क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इन कोर्सेज के लिए वुमेन कंस्टिट्यूट 43% ऑफ एनरोलमेंट, टोटल एनरोलमेंट में 43% एनरोलमेंट वुमेन का है, ठीक है। अभी अपलिफ्टमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में हाईएस्ट है, तो अगर वर्ल्ड में हाईएस्ट है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। गवर्नमेंट अपनी जो तारीफ है ना वो तो करेगी करेगी, है ना, चाहे एग्जाम में पूछ के करे चाहे कैसे भी करे। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ओवर 70% ऑफ हाउसेस अंडर पीएम आवास योजना गिवन टू वुमेन फ्रॉम रूरल एरियाज, ठीक है। रूरल एरिया में 70% हाउसेस किसको, वुमेन को मिल चुके हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम। अब वहां भी यही चीज है, ठीक है। इसमें ये देखिएगा, राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना चला गया, 23.3 से 37%, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट वन, रूफ टॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली। रूफ टॉप, घर के ऊपर हम लोग छत में लगाते हैं ना सोलर पैनल, तो ये बोल रहे हैं कि यही स्कीम है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मुफ्त बिजली ले सकते हैं। सो 1 करोड़ हाउस होल्ड टू अटेन 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन। रूफटॉप सोलराइजेशन से क्या रहा है कि 300 यूनिट्स तक फ्री बिजली हम लोग ले सकते हैं, ठीक। और इसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड्स कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट, ईच हाउस होल्ड इज एक्सपेक्टेड टू सेव 15 to 18,000 रुपीज बच सकते हैं, इस बजट में ये बोला गया है, ठीक। अब ये जो चीजें हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इसमें एक चीज और है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, ये वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ना आपके 17 गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जो ये 17 गोल्स हैं इनको 1 by 1, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, फिफ्थ में क्या है, ठीक है, ग्लोबल हंगर किस में है, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, जानना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है यूजीसी कि किस नंबर के गोल में क्या है। चलिए, सो इसमें देखो क्या है, कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो बाय 2070, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा कि नेट जीरो एमिशन कब तक होने वाला है इंडिया, ठीक, कब, 2070 तक का टारगेट रखा हुआ है। चलिए ये ध्यान में रखिएगा, और बाकी चीजें तो सेम है। चलिए नेक्स्ट वन, मोर देन 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब एलईडी जो स्कीम थी उजाला स्कीम्स, इसके तहत 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब्स, 72.2 लाख एलईडी ट्यूब्स। हालांकि इस डाटा को कैसे याद रखें ये बात बहुत मैटर करता है। अब इसको नोट्स में बना लीजिएगा आप अपने, और नोट्स में अगर ये चीजें लिखेंगे तो कहीं ना कहीं 4 ऑप्शन में से एक आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा। अगर सब ऑप्शंस भी हैं तब भी आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड अंडर, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम्स है, और ये है आपका स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी देख लीजिएगा, ये पेपर 1 में जो इन्वायरमेंटल है उसमें भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन नॉन फॉसिल फ्यूल का कंट्रीब्यूशन कितना है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स का कितना कंट्रीब्यूशन, 43.9% नवंबर 2023 में। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, अब रेलवे कॉरिडोर्स 3 सेटअप किए हैं इस बार, तो कौन कौन से हैं एक बार ये देख लेते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स अंडर पीएम गति शक्ति, ठीक है। अब ये कौन कौन से कॉरिडोर है ये देख लीजिए। नंबर 1 कॉरिडोर कौन सा है, एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स। नेक्स्ट है आपका पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स। नेक्स्ट है आपका हाई टैरिफ्स डेंसिटी, तो डेंसिटी कॉरिडोर्स, ठीक है। तीनों के ही नाम से ही पता है कि किस किस चीज के लिए वो कॉरिडोर बने गए हैं। तो जाहिर सी बात ये है कि क्वेश्चन बन सकता है कि ये कॉरिडोर में से कौन सा कॉरिडोर नहीं है और कौन सा कॉरिडोर है, तो ये भी आपका है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, ठीक। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज नेगोशिएशन। बायलैटरल क्या होता है, आप हमारे यहाँ ट्रीट करिए, आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करिए और हम आपके वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स थ्रू उड़ान स्कीम्स। उड़ान स्कीम मेनली जो एयरपोर्ट्स हैं 119
एयरपोर्ट्स, ठीक है, और कंस्ट्रक्ट करने का इन्होंने थोड़ा बहुत एक टारगेट रखा हुआ है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी खर्चा होता है वो एक इट्स अ काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू इंक्रीज बाय 11%। इंफ्रास्ट्रक्चर में एम्प्लॉयमेंट कह रहा है जनरेशन होगा 11%। नेक्स्ट 2, अब इसमें 11 11 11 1 ये भी ध्यान रखिएगा आप, 11,11,111 करोड़, दैट विल बी 3.5% ऑफ जीडीपी। अब टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है ये इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो है तो बहुत इजी है, 11,11,111 रुपए, दैट इज नॉट रुपीज, करोड़ रुपीज, ठीक है। और ये कितना बन जाता है जीडीपी का, 3.4% ऑफ जीडीपी बन जाता है कैपेक्स, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें एफडीआई की, 2014 से 2023 तक इन्वेस्टमेंट 596 बिलियन हो गया है, ठीक। और जो कितना है, दैट वाज ट्वाइस ऑफ द इनफ्लो ड्यूरिंग 25, दैट इज 2005 टू 14, कम से कम डबल हो गया है इन 10 सालों से, जो मोदी जी के 10 साल है, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है, इस बजट में। चलिए, तो मेन चीज ये ध्यान रखिए, एफडीआई लगभग डबल हो गया है, और उसके बाद ध्यान रखिए कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया है, ठीक, और कितना परसेंट है जीडीपी का ये। और ये तो इजी है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे, है ना, सब चीज 1 1 1 ये है। चलिए आगे एक डाटा और है जो आपको याद रखना है, वो ये वाला है, नंबर ऑफ एनरोलमेंट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। और पर लाख पॉपुलेशन में से, अब पर लाख पॉपुलेशन में से 13,195 पॉपुलेशन ऐसी है जो इस बीमा के अंतर्गत है। चलिए, हेल्थ से भी कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। एनकरेज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स। अब ये एज कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एज कैटेगरी पूछ लेगा कि किस कैटेगरी के एज ग्रुप के लिए है। सो 9 to 14 ईयर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट, सक्षम आंगनवाड़ीज एंड पोषण 2.0 एक्सपेक्टेड फॉर, दैट इज एक्सपेक्टेड फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन डिलीवरी। अब ये सिंपल सी हुई है, जो आंगनवाड़ी चलती हैं या फिर जो आशा केंद्र चलते हैं ना, ये उनके लिए। नेक्स्ट, यू विन प्लेटफॉर्म। अब यू विन प्लेटफॉर्म आपको पता ही है ना, कोविड के बाद वो जो वैक्सीनेशन वाला था वही है, फॉर इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स। और इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किसके अंडर आ जाता है, इंद्रधनुष मिशन के अंदर, ठीक। हेल्थ कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम्स टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल। अब जो आयुष्मान भारत है वो आशा, आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स सभी में एक्सपेंड हो गया है। अब मेन बात यहाँ समझने वाली कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक बात ये है बस, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स, ठीक है, एज ग्रुप। चलिए आगे देखते हैं, हाउसिंग का देख लीजिए। अब हाउसिंग का एक 3 करोड़ हाउसेस टारगेट रखा हुआ था, और अगेन नेक्स्ट जो 5 ईयर के लिए है वो 2 करोड़ नेक्स्ट हाउसेस के लिए भी रखा गया है, ये हाउसेस, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना उसके तहत। नेक्स्ट आगे देखिए, हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम्स। अब देखो, पुअर लोगों के लिए तो हाउसेस हो गए, लेकिन मिडिल क्लास के लिए हाउसेस के लिए एक स्पेशली प्रोविजन किया है सस्ते लेवल पे लोन का, ठीक है। सो टू बी लॉन्च टू प्रमोट मिडिल क्लास टू बाय बिल्ड देयर ओन हाउसेस। तो हो सकता है कि जो ये स्कीम आएगी तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम मिले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इंक्रीज्ड अलोकेशन फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कितना अलोकेशन हो गया है या कितना अलोकेशन है, कितना है 24-25 में 80,671, इंपॉर्टेंट है 80,671, ठीक। आगे देखिए, खैर टूरिज्म सेक्टर है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, टूरिज्म सेक्टर पर ये इंपॉर्टेंट है। G20 मीटिंग्स जो हुई थी ना हमारे पास, उसमें 60 मीटिंग्स हुई थी डिफरेंट डिफरेंट जगह। उससे क्या हुआ, थोड़ा टूरिज्म को बढ़ावा मिला, क्योंकि G20 होस्ट कर रहा था इंडिया। और वहीं लास्ट महीने ही, ठीक है, प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप जाके आ गए, तो लक्षद्वीप एक मेन हब बन गया टूरिज्म का। चलिए आगे देखते हैं, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, ठीक। एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग में भी जो समझने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है, ब्लू रिवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुका है ना। किससे जुड़ा हुआ है, फिशिंग से। अब यहाँ भी देखो, इंक्रीज अलोकेशन, फिशिंग के लिए अलोकेशन बढ़ा दिया है 2352 करोड़ रुपीस का, ठीक। एंड पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। अब इसमें भी देखो 880 का
तो थोड़ा सा बड़ा हुआ है अलोकेशन, ठीक। और 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स खोलने का इसमें वादा किया है। 5 क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी एक्वा पार्क्स टू बी सेटअप इन दिस बजट, कितने 5 एक्वा पार्क्स खोलने की बात कही गई है, ठीक। चलिए मेन बात वो वाली ये थी, ये इंपॉर्टेंट था और अलोकेशन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आगे देखो, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत खैर वही बातें हैं, लेकिन एक बार कई बार आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इस टाइप का। तो इसमें प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस योजना में असिस्ट कितनी मदद मिली, 2.5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, और कितना 60,000 इंडिविजुअल्स विद क्रेडिट लिंकेजेस। बाकी इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, तो इसको नोट करने में बिल्कुल हेजिटेट मत करिएगा, नोट तो सभी कर रहे हैं। खैर ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, ये देखिए, 1.4 करोड़ यूथ ट्रेंड अंडर स्किल इंडिया मिशन। हाँ जी, स्किल इंडिया मिशन में कितना 1.4 यूथ स्किल्ड हुआ। अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, IITs 2014 से 2023 तक इन 10 सालों में कंपैरिजन चल रहा है। सो कंपैरिजन देखिए, 9-10 सालों में पहले 16 IITs थी, अब 23 होगी। नेक्स्ट IIM कहने का मतलब पहले 7 थे, अब 22 हो गए। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू 2022 डाटा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज 2023 तक होगी 1113, पहले थी 723, ठीक। अब इस टाइप का डाटा पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाउ इंक्रीज इन PM श्री बजट एलोकेशन, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये हर स्कूलों को क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स को थोड़ा सा डिजिटलाइज कर रहे हैं और अच्छा खासा फंड दे रहे हैं ताकि वो स्कूल्स डिजिटली इम्प्रूव्ड हो जाएं और बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हों जो बच्चे वहां से कुछ सीख सकें स्कूल से। नेक्स्ट 4,000 करोड़ का बजट एस्टिमेशन, और 24-25 में कितना 6050, 2050 करोड़ रुपए इसमें इंक्रीज किया है, ठीक। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कीम रहेगी या एलोकेशन रहेगा, पेपर 1 में भी वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट, बजट एस्टिमेट्स, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है यूजीसी में भी और आगे भी पीजीटी एग्जाम या फिर किसी भी कमीशन के थ्रू एग्जाम है, आरपीएससी ओपीएससी, तो यहाँ भी बन सकता है, ठीक है। और बीपीएससी भी एग्जाम लेने वाला है नेक्स्ट। चलिए आगे देखिए, टोटल रिसिप्ट, अब ये है एक बार बजट एस्टिमेट्स 2024-25 का, और ये है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। रिवाइज्ड मतलब जो एक्चुअल में हो चुका है 23-24 में, ठीक। और ये है हमारा बजट एस्टिमेट्स नेक्स्ट ईयर के लिए। बजट एस्टिमेट्स में टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग, ठीक है, ये इसमें टोटल रिसिप्ट बोला गया है 30.80, और वहीं टोटल एक्सपेंडिचर 47 लाख करोड़ रुपीस, ठीक। और जो बीच का डिफरेंस है ये हो गया हमारा फिजिकल डेफिसिट, ठीक। नेक्स्ट टैक्स रिसिप्ट एस्टिमेटेड है 26 लाख करोड़ रुपीस, एंड टोटल आउटले ये देख लीजिए, स्कीम फॉर 50 ईयर्स, जो एक लास्ट ईयर भी स्कीम आई थी, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्पेशली ये स्कीम थी, ठीक है। और इसमें परमिसेबल था कि 0.5% ऑफ स्टेट, जो स्टेट का फिजिकल डेफिसिट तब भी चल जाएगा अगर 0.5% स्टेट का फिजिकल डेफिसिट होता है। स्पेशली अब इसका आउटलेट कितना कर दिया है, टोटल आउटले ऑफ 1.3 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। ये लास्ट ईयर ही बजट में इंट्रोड्यूस की थी ये बात। चलिए फिजिकल डेफिसिट, ये इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेटेड कितना है 5.1। हाँ जी, फिजिकल डेफिसिट नेक्स्ट ईयर के लिए 24-25 के लिए एस्टिमेटेड कितना है 5.1, अभी रिवाइज्ड कितना है 5.8। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के डाटा आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है, तो तैयार रहिएगा। चलिए बाकी ये भी रिवाइज्ड एस्टिमेशन का रिसिप्ट और रिसिप्ट हो गया और एक्सपेंडिचर हो गया। हालांकि इसको एक बार रफली नोट कर लेना कहीं, ये एक्चुअल है और ये बजट एस्टिमेट्स है। चलिए दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है और हर बार ना इसी टाइप का क्वेश्चन किसी ने, चाहे वो सीक्वेंस में पूछे, चाहे वो पूछे कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर पूछे कि डायरेक्ट फिजिकल डेफिसिट टारगेट क्या है और फिजिकल डेफिसिट रिवाइज्ड कितना है। तो सबसे पहले देखो फिजिकल डेफिसिट को ही हम करते हैं, सिर्फ ये डाटा करने की जरूरत है। इससे पहले क्या हुआ, नेक्स्ट
जो एग्जाम से ना के बराबर चांसेस हैं। फिर भी प्रिकॉशनरी जो पिछले साल का एस्टिमेट था उसको भी कर लेना, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो बजट एस्टिमेट्स कितना है, एस्टिमेट्स 5 पॉइंट दैट इज रिवाइज्ड है, ये वाला 5.8% है फिजिकल डेफिसिट रिवाइज्ड। ठीक, और वही नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट है 5.1। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिसिट का ही टारगेट पूछता है और फिजिकल डेफिसिट ही रिवाइज्ड पूछता है। ठीक है, तो रिवाइज्ड 5.8 और टारगेट 5.1। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना। और फिर उसके बाद जो सेकंड चीज है जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, उसके बाद जो प्राइमरी डेफिसिट है वो इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज प्राइमरी डेफिसिट। यहाँ थोड़ा अगर समझना आए तो यहाँ भी दिया हुआ है बिल्कुल साफ, प्राइमरी डेफिसिट 2.3 रिवाइज्ड और 1.5। ठीक है, बजट एस्टिमेट 24-25 के लिए। और उसके बाद इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट 1.8 एंड 0.8। ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट 2.8 एंड 2। अब सीक्वेंस देख लीजिएगा, जो ये चारों हैं ये सीक्वेंस में है। अगर सीक्वेंस आ जाएगा आपको तो आंसर ये बनेगा, पहले फिजिकल डेफिसिट, फिर रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी एंड इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि प्राइमरी डेफिसिट सबसे लास्ट आता था, अभी रिसेंट ईयर में ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। क्वेश्चन जैसे ही बने, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका ये बना है। अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखें तो फिजिकल डेफिसिट रिवाइज्ड और फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, एस्टिमेट्स, ये पूछा गया है। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस में भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, स्लैब वही है। और पर देख लीजिए कि कलेक्शन कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट टैक्स बुएंट रहा, क्या रहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये टैक्स रिजीम था बिल्कुल वैसा ही है जो लास्ट ईयर का था, जिसमें क्या है 7 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं बनेगा। और उसके बाद जो टैक्स स्लैब्स है वो वही है जो पिछले वाली थी, है ना, नो चेंजेस एट ऑल, कोई चेंज नहीं है। और फिर उसमें देखिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मोर देन ट्रिपल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स। 10 सालों में बोल रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3 टाइम बढ़ा है। ठीक है, बढ़ना भी स्वाभाविक है। ठीक, नेक्स्ट, नंबर ऑफ इनकम्स वगैरह भी तो बढ़ी है। नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइलर्स दैट इज फिलर्स स्वेल्ट 2.4%। जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं 2.4% इंक्रीज हुआ है इसमें, ऐसा मानना है। और फास्टर रिफंड्स, जो रिफंड था ना, जो रिफंड था पहले 93 डेज लगते थे, अब वो निपटारा हो जाता है 10 डेज में ही। ठीक, और जीएसटी, मंथली जीएसटी कलेक्शन हो रहा है डबल 1.66 लाख करोड़ रुपीस। और जो टैक्स बुएंसी है ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। टैक्स बुएंसी आपको पता ही है कॉन्सेप्ट पब्लिक फाइनेंस का, 0.72 से 1.22 हो गया टैक्स बुएंसी। ठीक, चलिए, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। बाकी ये चीजें हैं ज्यादा, खैर ज्यादा फर्क तो नहीं करेंगी, ये सिर्फ डिक्लाइन इन इंपोर्ट रिलीज टाइम है। कुछ अगर कंटेनर वगैरह रिलीज हो रहा है इंपोर्ट के लिए, पहले ज्यादा लगता था ज्यादा टाइम, अब 747% आइलैंड कंटेनर्स में कम हो गया, 22% एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस में टाइम कम लग रहा है, 27% सी पोर्ट्स में टाइम कम लग रहा है। ठीक, चलिए आगे देखिए, 2 पॉइंट और हैं जो याद रखने हैं, वो है टैक्स रैशनलाइजेशन में क्या क्या हुआ है। यहाँ पे ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो नो टैक्स लायबिलिटी, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, पहले 30% था, अब 22% हो गया, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। और अब बिल्कुल समझने वाली बात है, पहले मैक्सिमम कॉर्पोरेट टैक्स था 30% और अभी कितना है 22%, हालांकि मैक्सिमम इनकम टैक्स अभी भी 30% ही है। ठीक, उसके बाद जो न्यू कमर्स हैं, मतलब न्यू मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसके लिए ये टैक्स रेट हो गया 15%। मतलब क्या है, इस बजट में लोगों के लिए 30% ही है, आम लोग जो है मैक्सिमम इनकम ग्रुप उसको रिलैक्स नहीं है। ठीक है, जो कॉर्पोरेशन टैक्स है उसको रिलैक्स है, हालांकि दोनों ही डायरेक्ट टैक्स है, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ज्यादा रिलैक्सेशन दिया हुआ है बजट में। नाउ एक और चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, वो है हमारा रुपीज गोस एंड रुपीज कम्स। हाँ जी, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कितना पैसा कहाँ से आया, कितना पैसा सीक्वेंस पूछेगा या फिर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा, है ना। पूरे साल भर यही तो आपको याद रखना है। नंबर 1 बोरोइंग अदर लाइबिलिटीज, पहले 34% था, अब 28% रह गया। सबसे लार्जेस्ट शेयर जो हमारा रुपीज आ रहा है कहाँ से आ रहा है, बोरोइंग से आ रहा है। पहले 34% था, अब 28% है। दूसरा जो शेयर है, ये ड्रेस्टिक चेंजेस है इनकम टैक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सीक्वेंस देख लीजिएगा, ठीक है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी नंबर 1 पे है। ठीक, नेक्स्ट है आपका इनकम टैक्स, पहले इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स बराबर होता था, जीएसटी पहले होता था, लेकिन अब जीएसटी देखो, जीएसटी तीसरे नंबर पे आ गया।
हाँ जी, आईटी के बाद जीएसटी तीसरे नंबर पे, ठीक। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, सो दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया है हमारे पास 17%, बस यही तो मेन था। और उसके बाद नॉन टैक्स रिसिप्ट 7%, है ना, कस्टम्स 4%। तो ये ड्रास्टिक चेंजेस है, पूरे साल भर यही आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं रुपीज कम्स रुपीज गोस कि रुपीज कहाँ चला जाता है। जितना ज्यादा हम लोग रुपीज बोरोइंग से ले रहे हैं 28%, हाँ जाहिर सी बात है उसका इंटरेस्ट तो पे करना है, तो सबसे ज्यादा अभी भी इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें कॉमन है, एक इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, इक्वल टू स्टेट शेयर्स, ठीक है, स्टेट शेयर्स, ठीक है, ऑफ टैक्स ड्यूटीज बराबर हो गया है 20%, 20%। पहले इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा था, स्टेट शेयर 18% था, अब क्या हुआ, ये इक्विवेलेंट हो गया है। तो यहाँ पे आपकी थोड़ा सा देखना पड़ेगा सीक्वेंस, ठीक, ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 16% हो गया, अदर एक्सपेंडिचर 9%, फाइनेंस कमीशन 8%, ठीक है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 8%, सब्सिडी 6 और डिफेंस 8। ध्यान में रखना है क्योंकि एक सीक्वेंस आ जाता है, इसलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहां से क्वेश्चन बने हैं। चलिए नेक्स्ट, ये है हमारा अलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज या स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज पे। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन फिर भी आप इसको नोट करने की जरूरत नहीं है कि ये आ जाता है कि किस स्कीम पे कितना अलोकेटेड है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अभी तक बना है कि इस स्कीम के तहत कितना अलोकेशन हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कैटेगरी में रखिएगा अब, ठीक है। इसको जैसे याद होता है वैसे ज्यादा भी नहीं रखना याद, सिर्फ इतना याद रखना है कि इतना अप्रोक्स है, तो आंसर आपका बन जाएगा। मनरेगा के तहत देखो 60,000 करोड़ था, अब 24-25 में कितना है, 68,000 करोड़, 8,000 करोड़ प्लस हुआ है। नेक्स्ट आगे देखिए, आयुष्मान भारत के तहत 7,500 करोड़ रुपीस का बजट आउटले रखा हुआ है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, हाँ जी, 6,200 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफाइड प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब देखो एक क्वेश्चन यूजीसी में पहले आया है 21 में कि सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बढ़ी है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो सेमीकंडक्टर से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स का भी अभी इंडिया, ठीक है, पहले इंपोर्ट कर रहा था, अब सोच रहा है कि यही प्रोड्यूस करें, ठीक। और तो यहाँ पे 6,903 करोड़ रुपीस का बजट अलोकेशन इसमें रखा गया है। नेक्स्ट, सोलर पावर ग्रिड देखिए, पावर 5,800 दैट इज 8,500 का बजट अलोकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 600, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 600 करोड़ रुपीस का बजट अलोकेशन। तो कहने वाली बात ये थी कि ये जो 18 पॉइंट्स थे, ये 18 पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको याद रहेंगे, ऐसा भी नहीं है कि याद नहीं रहेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है, एक एक बार आप नोट्स में शुरू कर दोगे बनाने, थ्रू आउट द ईयर ये आपके काम आएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में डेफिनेटली ये आपके नोट्स हेल्प करेंगे आपको, क्योंकि जो ये वाला बजट है, बजट थ्रू आउट द ईयर काम आएगा, ठीक। तो इसमें ये बातें थी बजट की हाइलाइट्स। अब अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं तो उम्मीद है कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी, यहाँ से आपने काफी कुछ सीखा होगा। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।